हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ये जो क्लास रहने वाली है 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसकी 5 नंबर की क्लास रहने वाली है। इससे पहले मैं 4 जो क्लासें हैं वो अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पर। और अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है, उन क्लासों में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के मैंने डाल रखे हैं। अगर वो आपने क्लासें नहीं देखी है तो आप तुरंत जाओ और चैनल पर जाके वो क्लासें देखो। और अच्छे अच्छे मज़ेदार क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। जो भी रेलवे में क्वेश्चन पढ़े हैं या फिर पढ़ने वाले हैं, ऐसे में क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ। बहुत ही मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, बनाने में, वीडियो अपलोड करने में घंटों का टाइम लगता है। तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करो, वीडियो को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि इस चैनल पे मैं साइंस के लगभग 5000 क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, जो 5000 क्वेश्चन है वो अगर आपने पूरे देख लिए तो उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला मेरा भाई। ये 5000 क्वेश्चन बहुत होते हैं साइंस में, 5000 क्वेश्चन। और रिपीट क्वेश्चन आते हैं रेलवे में। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। ये जो 5 क्लासें हैं इस इनमें भी कुछ एक क्वेश्चन है जो रिपीट भी हो रहे हैं, 5 क्लासों में भी रिपीट हो रहे हैं। तो फिर आप सोच सकते हो कि 5000 क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। ठीक है, देखिए ये जो क्लास है, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर और भी मैं भर्ती से रिलेटेड और पूरा जो है स्टडी मटेरियल ग्रुप डी का और रेलवे का डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, थोड़े दिन से पहले मैं एक ही बात दूँ कि अगर आप जितना मुझे सपोर्ट करोगे उतना ही मैं आपको जो रिजल्ट ला के दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, एंड तक देखना है। पूरे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और पूरे क्वेश्चनों में आपको साथ साथ में आंसर भी देना है। फिर आपको जो देखना भी है कि मेरे इन क्वेश्चन में से कितने जो है सही रहने वाले हैं। देखिए मैं रेलवे डी ग्रुप के हिसाब से ये क्लास अपलोड कर रहा हूँ, तो इनमें देखिए लगभग 25 क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ हर एक क्लास में। तो आपको ये भी देखना है कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का लेवल जो है रेलवे रखता है, यही लेवल रेलवे। कुछ एक कठिन क्वेश्चन होते हैं और कुछ एक जो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, वही मैं ध्यान में रखते हुए ये क्लासें बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो आज की वीडियो का देखिए, तापीय अपघटन यानी अमोनियम नाइट्रेट के बारे में है। ठीक है, तापीय अपघटन के दौरान, ठीक है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट जो है वो उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? जब देखिए अमोनियम नाइट्रेट जो होता है, अमोनियम नाइट्रेट को हम बोलते हैं NH4NO3। ठीक है, NO3 इसको हम अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं। और इसका जब हम तापीय अपघटन करते हैं, ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड और जल हमें मिलता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लिखते हैं देखिए N2O से। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इसको हम बोलते हैं और जल को हम लिखते हैं H2O से। ठीक है, तो N2O जो होती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड और NO2 जो होती है वो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए अमोनियम नाइट्रेट का जब हम तापीय अपघटन करते हैं तो हमें मिलती है N2O और H2O। ठीक है, N2O और H2O हमें मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है ALP 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। और ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये लगभग आए हुए ही क्वेश्चन है और बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है। और इसी तरीके से क्वेश्चन जो है रेलवे डी ग्रुप में आते हैं। देखिए SSC का जो MTS का एग्जाम होता है वो बहुत ही हार्ड एग्जाम होता है SSC की तरफ से। और रेलवे का डी ग्रुप का जो एग्जाम होता है वो रेलवे का सबसे हार्ड एग्जाम होता है। ये आप सोच के तैयारी करना। ठीक है, ALP और टेक्नीशियन की तरह नहीं है कि बहुत ही ईजी जो है क्वेश्चन आएंगे, लेकिन रेलवे डी ग्रुप में बहुत ही हार्ड रेलवे डी ग्रुप का जो है पेपर रहता है। और तभी आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो है फार्म लगते हैं, फिर भी देखिए मेरिट जो है 60-70 के करीब ही रहती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप देखिए देने वाले हैं। आप बताएंगे कि आंसर क्या है इसका रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन यहाँ पे दी है कि देखिए BaCl2 के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त तनु विलयन यानी कि तनु तनु H2SO4 के जलीय विलयन को मिश्रित करने पर निर्मित होने वाली BaSO4 की मात्रा कितनी होगी। यानी कि BaSO4 की हमें मात्रा पूछी है कि कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है कि BaCl2 जो है, BaCl2 जो है उसको H2SO4 के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या कि BaSO4 और यहाँ पे HCl बनेगा। ठीक है, HCl बनेगा, BaSO4 और HCl बनेगा। लेकिन हमें यहाँ पे मात्रा पूछी है कि BaSO4 जो है कितनी मात्रा में बनेगा। तो इसके लिए हमें दी हुई है मात्रा, किसकी दी हुई है, BaCl2 की मात्रा दी हुई है कि BaCl2 हमारे पास में है 2.08 ग्राम। तो BaCl2 की मात्रा हमें दी हुई है और हमें मात्रा याद करनी है BaSO4 की। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें परमाणु भार दिया हुआ है, Ba का परमाणु भार 137 दिया हुआ है, Cl का परमाणु भार 35.5 दिया हुआ है और सल्फर का जो है 32 दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है, क्लोरीन का 35.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, परमाणु भार को संतुलित करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे BaCl2 का पहले हम परमाणु भार निकाल लेंगे, पूरा यौगिक का परमाणु भार निकाल लेंगे और फिर हम BaSO4 का जो है परमाणु भार निकाल लेंगे। ठीक है, तब जो बनेगा जो BaCl2 का आएगा उसका कंपैरिजन हम BaSO4 के साथ में कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं BaCl2 का। ठीक है, Ba का देखिए यहाँ पे 137 है तो 137 हो गया। देखिए 137 हो गया और Cl2 है। ठीक है, Cl2 है तो यहाँ पे Cl
Cl का, ये अकेले Cl का जो है 35.5 है, तो Cl2 का हो जाएगा 2 गुना में 35.5, तो 35×2 = 70 प्लस 1 यानी 71 यहाँ पे Cl2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 71 Cl2 का, तो टोटल यहाँ पे निकल के जो आएगा वो आएगा 208, ठीक है, 208 निकल के आएगा BaCl2 का, ठीक है, ये निकल के आएगा 208। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 208, ठीक है, 208 निकल के आएगा। अब हम निकालते हैं, देखिए BaSO4 का, ठीक है, BaSO4 का हम निकालते हैं। तो BaSO4 का जब हम निकालेंगे तो Ba का यहाँ पे 137 दिया हुआ है, और SO4 में सल्फर का दिया हुआ है हमें 32, ठीक है, 137 प्लस में 32, ठीक है, और O4 है, ठीक है, ऑक्सीजन के 4 अणु हैं, तो 16 को हम 4 से गुना करेंगे, तो 16 को 4 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 16 गुना 4 68 हो जाता है, सॉरी 64 हो जाता है, 16 चौकी 64 हो जाता है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 और 3 9, 13 और 9 9 और 3 12 22, यानी कि 220 तो ये हो गया, और 7 और 4 11, 11 और 2 13, ठीक है, तो यहाँ पे लगभग लगभग निकल के आएगा 233, लगभग नहीं, ये 233 ही आएगा, ठीक है, तो 233 ही आएगा। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए ये एक एक मोल है, ठीक है, इसका एक अणु है, तो इस एक अणु का जो निकल के आएगा 208 निकल गया, और ये एक मोल का परमाणु भार है, ठीक है, 208 ग्राम। तो हमें 208 ग्राम नहीं चाहिए, हमें चाहिए देखिए 2.08 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक रिलेशन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, 2.08 और 208 में, ठीक है, रिलेशन शो हो रहा है। अब देखिए 208 का अगर हम H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिल रहा है 233 ग्राम, 208 ग्राम BaCl2 की रिएक्शन हम H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमें 233 ग्राम BaSO4 मिल रहा है, ठीक है। वहीं अब मान लीजिए हम करवा रहे हैं 2.08 ग्राम की, अगर हम 2.08 ग्राम BaCl2 की रिएक्शन हम H2SO4 के साथ में करवाएंगे तो हमें 2.33 ग्राम BaSO4 मिलेगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, पूरा डिटेल में आपको ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया, तो 2.33 ग्राम BaCl2 हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारे पास में निकल गया वो 23.3 ग्राम नहीं निकल गया, हमारे पास में आएगा 2.33 ग्राम। आंसर नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और तय करें कि दिए गए तर्क में से कौन से तर्क सही है। तो एक हमें प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, ठीक है, एक सिलेंडर में एक हाइड्रोजन भरी हुई है, सॉरी एक सिलेंडर में एक हाइड्रोजन भरी हुई है, ये हमें एक तर्क दिया हुआ है, ठीक है, और तर्क दिया हुआ है, सॉरी ये हमें एक तथ्य दिया हुआ है, हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, और इसके नीचे देखिए तर्क दिए हुए हैं दो, हाइड्रोजन तरल स्थिति में और हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में। तो देखिए हमें जो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, ठीक है, एक सिलेंडर में एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, और वो हमें बताना है कि हाइड्रोजन गैस जो है तरल में है या फिर गैसीय अवस्था में है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, आंसर क्या होगा कि देखिए केवल तर्क एक सही होगा, एक और दो दोनों सही नहीं है होंगे, या फिर केवल तर्क दो सही है, या तो एक या दो सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4 यहाँ पे होगा, या तो एक या दो सही है, ठीक है। वो क्यों होगा वो मैं आपको बता दूँ। हाइड्रोजन में एक सिलेंडर में, सॉरी सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो देखिए अगर हाइड्रोजन गैस सिलेंडर में फुल प्रेशर के साथ भरी जाती है, फुल प्रेशर के साथ अगर भरी जाएगी तो वो हो जाएगी तरल स्थिति में, ठीक है। अगर फुल प्रेशर के साथ भरी जाएगी तो तरल स्थिति में हाइड्रोजन गैस होगी, और अगर प्रेशर कम होगा सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस का तो वो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो गैसीय अवस्था में होगी। तो कहीं ना कहीं अगर फुल प्रेशर होता तो तरल स्थिति में होती, और फुल प्रेशर नहीं होता तो गैसीय अवस्था में होती। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दी हुई कि हाइड्रोजन गैस पूरे दाब के साथ में भरी हुई, ये कंडीशन नहीं दी हुई। तो इस कंडीशन में दोनों आंसर यहाँ पे सही हो जाएंगे, या तो एक सही हो जाएगा या फिर दोनों तर्क दो सही हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास में 4 हो जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो वाहनों की हेडलाइट में देखिए अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, या फिर समतल उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताएंगे कि कौन सा दर्पण वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त होता है। तो देखिए इसमें वाहनों की हेडलाइट होती है, कुछ इस तरीके की वाहनों की हेडलाइट होती है, आपने देखा होगा, और यहाँ पे बीच में जो है एक बल्ब लगा होता है इस तरीके से, ठीक है। और वाहनों की हेडलाइट कुछ इस तरीके से होती है। तो बल्ब जब जलता है तो बल्ब की रोशनी कुछ इस तरीके से यहाँ पे पड़ती है और यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बल्ब की रोशनी जो है पड़ती है, और वो यहाँ से परावर्तित होकर इस तरीके से जाती है और सड़क पर पड़ती है, तो हमें जो है सड़क दिखाई देती है। और ये जो होता है यहाँ पर, इसी को दर्पण बोलते हैं, और इसी के अंदर जो है एक लेप लगा होता है अंदर, या फिर बाहर कुछ इस तरीके से लेप लगा होता है, यानी कि चांदी कलर की कुछ पॉलिश लगी हुई होती है, और वो पॉलिश ही दर्पण का कार्य करती है वाहनों के हेडलाइट में। और इस तरीके का जो देखिए, इस तरीके का जो भी बनता है ना, इस तरीके का, यानी कि ये हेडलाइट है और ये हेडलाइट इस तरीके से, इसको ये दर्पण इस
प्रकाश की किरण को इस तरीके से प्रभावित करता है। तो ये जो दर्पण होता है ये होता है अवतल दर्पण, यानी कि ये दर्पण जो होता है अवतल दर्पण इस तरीके का जो परावर्तित सतह होती है उसमें बाहर की तरफ अगर लेप इस तरीके से किया जाता है और वो जो सतह होती है वो इस तरीके से परावर्तित करती है, तो उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कि वो क्या होता है जो कोई भी परिस्थिति हो, मान लीजिए कोई भी परिस्थिति हो, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, वो अपना निवास स्थान में निवास कर सकता है या फिर जीवन यापन कर सकता है। वो कौन सा जीव है? ये वो जीवाणु है या फिर युगलिना है या फिर विषाणु है या फिर अमीबा है? तो वो होता है देखिए जीवाणु। ठीक है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है कि बैक्टीरिया देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो देखिए निर्जीव और सजीव कुछ भी नहीं होते, ये बीच की एक योजक कड़ी होती है बैक्टीरिया। वो देखिए सालों साल पड़े रहेंगे, निर्जीव अवस्था में पड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग सेल के संपर्क में आएंगे या फिर लिविंग बॉडी के संपर्क में आए तो वो लिविंग यानी कि एक जीव जीव की तरह मतलब व्यवहार करेंगे, और नहीं तो वो ऐसे ही निर्जीव अवस्था में पड़े रहते हैं। तो ये जो है सालों साल जो है जीवाणु या फिर बैक्टीरिया जो सालों साल पड़े रहते हैं, और कोई भी मतलब अवस्था हो, कोई भी मतलब चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कोई भी अवस्था हो वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो हो जाता है जीवाणु या फिर बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो चूने का पानी क्या होता है? चूने का पानी होता है जैसे CaOH2 ठीक है, कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है चूने का पानी। और इसमें देखिए ये जो चूने का पानी है उसको कौन सी गैस दूधिया बना देती है? जो CO2 होती है, ऑक्सीजन होती है, या फिर ओजोन होती है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है यानी O2O3, या फिर CO होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2। ठीक है, CO2 जो होती है वो कैल्शियम डाइऑक्साइड को CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है, जो कि दूधिया रंग देता है। CaCO3 में ये चेंज कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये चूने के पानी को जो है दूधिया बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा CO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? आयनिक यौगिक क्या होते हैं कि आयनिक यौगिक को जब हम जल में घोलते हैं, ठीक है, कोई भी आयनिक यौगिक है उसको जल में घोलते हैं, तो जल में देखिए एक आयनिक विलयन ये बना देता है। ठीक है, और आयनिक विलयन आयन दे देता है ये जल में घुलते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए जब भी हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये आयनिक जो विलयन होता है ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। ठीक है, सुचालक होता है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें आयन होते हैं और आयन इधर उधर गति करते हैं जो कि विद्युत प्रवाह में मदद करता है। ठीक है, तो आयनिक जो विलयन होते हैं वो होते हैं बढ़िया सुचालक होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो देखिए इसमें एक ये हो गया पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, ये तो होता है भाई आयनिक गुण, आयनिक का गुण होता है। तो आयनिक गुणों का जो है उच्च गलनांक होता है और कवचनांक भी होता है। आयनिक गुणों में उच्च गलनांक होता है और कवचनांक भी होता है, और ये ठोस होते हैं। ठीक है, ठोस होते हैं लेकिन पानी में घुलने के बाद में ये आयनिक हो जाते हैं, आयन दे देते हैं, और आयनिक जो विलयन होता है इनका विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो ये ठोस भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं, उच्च गलनांक होता है और इनका कवचनांक होता है, पानी में घुलनशील होते हैं और पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। लेकिन इनका जो कम कवचनांक होता है वो कम नहीं होता और गलनांक भी इसका कम नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 1। बाकी के सब सही है और आंसर नंबर जो 1 है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? ठीक है, गैर चमकदार यानी कि जो वस्तु चमक नहीं रही। ठीक है, जो वस्तु चमक नहीं रही वही होती है गैर चमकदार वस्तु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जगमगाता बल्ब है, वो तो होता है भी चमकदार होता है क्योंकि वो चमक रहा है। ठीक है, खुद चमक रहा है। चांद होता है, चांद भी चमक रहा है। ठीक है, चांद भी चमक रहा है लेकिन चमक कैसे रहा है उसकी हम बाद में बात करेंगे। जुगनू होता है, जुगनू देखिए रात में दिखाई देता है और ये चमकता है। ठीक है, जुगनू चमकता है। बहुत सारे जुगनू अगर एक साथ इकट्ठे हो जाए तो वो अच्छा खासा यहाँ पे लाइट ये पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो जुगनू भी जो है चमकता है। और जलती हुई मोमबत्ती जो होती है वो तो प्रकाश देती ही है, जलती हुई मोमबत्ती इस तरीके से प्रकाश देती है। और तो देखिए चांद होता है। ठीक है, चांद है, चांद जो है वो चमकदार वस्तु है नहीं है। ठीक है, गैर चमकदार वस्तु है चांद। क्यों? क्योंकि देखिए चांद जो हमें रात को चमकता हुआ दिखाई देता है वो चमकता हुआ दिखाई देता है प्रकाश के परावर्तन की वजह से। जैसे कि यहाँ पे हमारी पृथ्वी है और ये चांद है। ठीक है, ये चांद है और ये पृथ्वी है और ये चांद है। ठीक है, जब यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है, जब सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है तो ये चांद की जो सतह है वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देती है
पृथ्वी की सतह की ओर, तब भी तो इस कंडीशन में हमें जो है चांद जो है चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये खुद चमकदार नहीं होता, ये प्रकाश के परावर्तन की वजह से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चांद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है भाई? ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं। ये क्वेश्चन गलत है कि नहीं? गलत तो नहीं है ठोस पदार्थ, ये तो क्वेश्चन तो सही है, क्योंकि ठोस पदार्थ जो है असंपीडनीय होते हैं। असंपीडनीय का मतलब यहाँ पे इनको ठोस पदार्थों को दबाकर इनका आकार चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, लगभग असंपीडनीय होते हैं। अगर मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, उसको हम भारी चोट मारे हैं तो वो मतलब टूट सकता है, लेकिन वो मतलब उसको वो मतलब दबा नहीं सकते उसको चोट मार के। ठीक है, दबाने से आप समझ गए हो कि दबा नहीं सकते उसको। तो ये तो सही है, अभी पहला तो सही है। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित नहीं होता। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। मान लीजिए कोई लोहे की इतना बड़ा गुटका है, ठीक है, लोहे का या फिर लकड़ी का इतना बड़ा गुटका है, इसका आकार निश्चित है, ये इतना ही रहेगा। ठीक है, अगर इसको कहीं पर भी मिल दो ये इतना ही रहेगा। लेकिन इतना बड़ा मान लीजिए पानी का कोई जग है, उसको हम उड़ेल दें तो उसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार तो निश्चित नहीं होता, क्योंकि वो तरल है और ये ठोस है। ठोस का आकार मतलब निश्चित होता है। तो दूसरा जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ही। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ठोस पदार्थ जो होते हैं वो कठोर होते हैं। ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है भी ठोस पदार्थों का। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल गया आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे रेलवे के एग्जामों में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे रेलवे के एग्जाम में, एक तो ये यानी कि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ी और लैंग्वेज चेंज करके आपको बता देता हूँ कि पौधे जो है अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं। ठीक है, पौधे अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं, यानी कि पौधे कुछ तो मतलब अपने ज़रूरी जो काम होते हैं श्वसन वगैरह में, वो अपने जो भी काम होते हैं, पौधे अपना मतलब कुछ एक कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग में ले लेते हैं, लेकिन जो बची हुई कार्बोहाइड्रेट होती है वो बाद में, जैसे कि उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है या फिर उन्हें बाद में अगर उपयोग में लेना हो, तो वो अपनी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लेते हैं बाद के लिए, यानी कि आगे उनको काम आएगी वो चीज़। तो पौधे अपना जो भोजन है वो संग्रहित करते हैं, और संग्रहित वो किस रूप में करते हैं? वो वसा युक्त अम्ल में करते हैं, या फिर वो अमीनो अम्ल में करते हैं, या स्टार्च में करते हैं, या फिर वसा में करते हैं। तो पौधे अपना भोजन जो है वो संग्रहित करते हैं, वो करते हैं स्टार्च के रूप में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा स्टार्च। ये बात याद रखना, बहुत सारे एग्जामों में ये चीज़ पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूछा है वर्तीय गति के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, वर्तीय गति के ऊपर क्वेश्चन है। तो पृथ्वी, ये मान लीजिए पृथ्वी है और इसके चारों ओर एक चक्कर लगा के यहीं पर जो है चंद्रमा यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पर चंद्रमा आ गया, तो चंद्रमा के द्वारा किया गया कार्य क्या हो? तो ये पृथ्वी पर ना देखे कोई भी, मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु के चारों ओर दूसरी वस्तु चक्कर लगाती है और उसी स्थान पर वापस आ जाती है और एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो इस कंडीशन में किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य होगा शून्य। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नंबर 3 हो जाएगा। तो किया गया कार्य शून्य क्यों होगा? ठीक है, किया गया कार्य शून्य क्यों होगा, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि कार्य होता है, कार्य यानी कि W बराबर होता है कार्य बराबर बल गुणा में विस्थापन होता है। ठीक है, F/D होता है। ठीक है, F/D होता है, कार्य बराबर बल गुणा में विस्थापन होता है। तो बल तो है, ठीक है, बल तो हमने दे दिया, मान लीजिए बल तो लग रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, चंद्रमा पर, लेकिन विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन 0 हो गया, क्योंकि वस्तु जो है उसी स्थान पर वापस आ गई, तो विस्थापन यहाँ पर शून्य हो गया। अगर शून्य 0 का गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो इस कंडीशन में हमारा किया गया कार्य शून्य होगा, और इसका राइट आंसर हमारा आंसर नंबर 3 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया? तो मैंने आपको बोला था कि रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। उस क्लास में जो क्वेश्चन आया था वो आया था गति के पहले समीकरण के ऊपर, और उसमें पूछा था कि गति का पहला समीकरण किन किन के बीच में जो है संबंध दर्शाता है। और अब जो क्वेश्चन आया वो आया है गति का दूसरा समीकरण किन किन के बीच में संबंध दर्शाता है। तो उस क्लास में मैंने आपको तीनों समीकरण जो है बढ़िया तरीके से समझा दिए थे कि कौन कौन सा जो है समीकरण, गति का समीकरण किस किन के बीच में संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए गति का दूसरे समीकरण के ऊपर पूछा है, तो गति का दूसरा समीकरण होता है S=UT प्लस में हाफ AT²। तो गति का जो दूसरा समीकरण है वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए S जो है वो होता है स्थान, स्थिति या फिर विस्थापन। ठीक है, विस्थापन, स्थान और स्थिति, ये होता है S का मतलब। और गति का दूसरा समीकरण स्थान, स्थिति और विस्थापन और
टी यानी कि समय के बीच में संबंध दर्शाता है गति का समीकरण। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा स्थान और समय के बीच में, आंसर नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए, एक वाक्य दिया हुआ है, ये वाक्य दिया है, और इस वाक्य को सही मानते हुए निर्णित करें कि उक्त वाक्यों से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। यानी कि ये वाक्य दिया हुआ है और नीचे हमें 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, और उन निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है, और आंसर भी हमें दिए हुए हैं, और वो उसमें से हमें राइट आंसर हमारा चूज करना है। ठीक है, तो वाक्य दिया हुआ, वाक्य दिया हुआ बाहर भी एक प्रकार का बल होता है। ठीक है, मान लीजिए बाहर भी एक प्रकार का बल होता है, और ये क्वेश्चन में बोला है कि ये हमें सही मानना है। ठीक है, यानी कि जो वाक्य दिया है उसको सही मानना है। बाहर भी एक प्रकार का बल होता है, हाँ सही होता है भी, बाहर भी एक प्रकार का बल होता है, ये चीज़ सही है। ठीक है, बाहर एक प्रकार का बल होता है, ये चीज़ राइट है। मैं इसका आपको पूरी व्याख्या करूंगा कि किस तरीके से बाहर एक प्रकार का बल होता है। ठीक है, तो नीचे दो जो निष्कर्ष दिए उनमें बाहर की इकाई न्यूटन होती है या फिर बाहर की इकाई किलोग्राम होती है। ठीक है, तो देखिए 2 चीज़ें होती है, उनमें दोनों चीज़ों में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। एक तो होता है भार, भार जिसको हम लिखते हैं डब्ल्यू से, और एक चीज़ होती है द्रव्यमान जिसको हम लिखते हैं एम से। ठीक है, तो भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है? द्रव्यमान होता है एम, एम द्रव्यमान है, और द्रव्यमान जो होता है उसका मान कभी भी चेंज नहीं होता, और द्रव्यमान जो होता है उसका मान कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता, चाहे उसको पृथ्वी पर ले जाओ या फिर उसको चंद्रमा पर ले जाओ, उसको मंगल ग्रह पर ले जाओ, उसको शनि ग्रह पर ले जाओ। द्रव्यमान, मान लीजिए कोई भी वस्तु का द्रव्यमान अगर 5 kg है तो उसका द्रव्यमान 5 kg ही रहेगा, चाहे उसको किसी भी ग्रह पर ले जाओ। लेकिन भार में ऐसा नहीं होता। ठीक है, भार में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए भार होता है डब्लू, और डब्लू होता है वो, उसको हम दर्शाते हैं एम जी से। ठीक है, जहाँ पर एम द्रव्यमान है और जी जो है वो है गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। तो एम जो होता है वो तो होता है द्रव्यमान जो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन जी जो होता है वो उसका मान चेंज हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, और चंद्रमा पर हम जाएंगे तो उसका मान लगभग लगभग 1/6 हो जाता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के। ठीक है, और चंद्रमा पर इसका मान कम होता है। तो अगर कोई भी 5 kg द्रव्यमान की जो वस्तु है उसका भार हम जब पृथ्वी पर निकालेंगे, ठीक है, उसका भार जब हम पृथ्वी पर निकालेंगे तो उसका भार आएगा पृथ्वी पर 50 न्यूटन, लगभग 50 न्यूटन आएगा। लेकिन उसका भार अगर हम चंद्रमा पर निकालेंगे तो उसका भार चंद्रमा पर 50/6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है भार चेंज होता रहता है लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता। तो भार और द्रव्यमान के बीच में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। और भार जो होता है उसका सूत्र होता है W = mg, यानी कि द्रव्यमान और गुणा में गुरुत्वीय त्वरण। और हम मानते हैं कि एफ जो होता है, बल जो होता है, उसका सूत्र होता है एम ए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए एम द्रव्यमान है और यहाँ पर एम द्रव्यमान, ए जो है वो त्वरण है और यहाँ पे ये जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। तो हम मान सकते हैं कि भार जो होता है वो है एक प्रकार का बल होता है। ठीक है, एक प्रकार का बल होता है, क्योंकि इनके सूत्र भी लगभग सेम होते हैं। तो भार की जो इकाई होती है वो होती है न्यूटन। ठीक है, उसको हम भार की इकाई को किलोग्राम में नहीं मानते, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती है, भार की इकाई न्यूटन होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, और आंसर नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो होती है वो होती है कूलाम। ठीक है, जिसको हम कुछ इस तरीके से हम जानते हैं कि कूलाम इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुलाम्ब। ठीक है, कुलम्ब, कुलम्ब, तो ये भी आता है, ये पेपर में एज इट इज आ जाता है कुछ इस तरह, क्योंकि जिसको जैसे कि कुलम्ब को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश वर्ड को, तो कुछ इस तरीके से जो लिखा जाता है कुलम्ब। ठीक है, लेकिन हमने जो पढ़ा है वो हमें ये पढ़ा है कि कुलाम इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कुलम्ब भी आ सकता है आंसर में, और इसका राइट आंसर कुलाम हो जाएगा। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई जो होती है वो कुलाम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता? ठीक है, एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता। तो देखिए, यानी कि आर्सेनिक होता है, बोरोन होता है, बिस्मिथ होता है, या फिर जर्मेनियम होता है। आर्सेनिक यानी कि एएस होता है, बिस्मिथ हो गया, बीआई हो गया, जर्मेनियम हो गया। बोरोन जो होता है वो धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता, क्योंकि बोरोन एक धातु होती है। ठीक है, बोरोन एक धातु होती है। बाकी ये जो होती है, ये जो है आर्सेनिक जो होती है, बिस्मिथ जो होती है, ये संक्रमण धातु होती है, और ये धातु और अधातु के बीच की योजकड़ी होती है जो दोनों के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोरोन है वो जो है धातु है, और धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो सबसे पहले तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती कौन सी है? तो देखिए इसका राइट आंसर आप जल्दी जल्दी दे देंगे, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि होती है, यानी कि
अधीरक ग्रंथि होती है, या फिर पीयूष ग्रंथि होती है, या फिर शीर्ष ग्रंथि, यानी शीर्ष ग्रंथि से यहाँ पे मतलब है पीनियल ग्रंथि, और यकृत यानी कि लीवर होता है। अधिवृक ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक ग्रंथि यानी कि एड्रेनलिन ग्रंथि, एड्रेनलिन, और पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, शीर्ष ग्रंथि यानी कि पीनियल ग्रंथि, यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, तो सबसे पहले तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती कौन सी है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे होती हैं जो हार्मोन स्रावित करती हैं। ठीक है, हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और जो ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित नहीं करती वो होती है बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ, या फिर यानी कि जो ग्रंथियाँ एंजाइम जो है स्रावित करती हैं वो होती हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ, और जो ग्रंथियाँ हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती हैं वो होती हैं मिश्रित ग्रंथियाँ। तो यकृत जो है इनमें से देखिए एड्रेनलिन जो ग्रंथि है वो एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है, पीयूष ग्रंथि भी हार्मोन स्रावित करती है, पीयूष या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड जिसको बोला जाता है, ये 16 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है पीयूष ग्रंथि। और इसके बाद में शीर्ष ग्रंथि या फिर पीनियल ग्रंथि होती है, वो भी हार्मोन स्रावित करती है। और यकृत एकमात्र ऐसी ग्रंथि है इन चारों में से जो कि हार्मोन स्रावित नहीं करती। ठीक है, यकृत ग्रंथि हार्मोन स्रावित नहीं करती, और ये सबसे बड़ी जो है ग्रंथि होती है मानव शरीर की, यकृत ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, कूलॉम का नियम है। ये कूलॉम का नियम मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, सेम क्वेश्चन आया था। सेम क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दी क्वेश्चन की, और क्वेश्चन लगभग सेम ही है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। क्वेश्चन बड़ा आप देखोगे, बड़े क्वेश्चन को देखकर आपको डर लग रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, और जो क्वेश्चन पिछले वीडियो में आया था वही सेम क्वेश्चन है। तो कूलॉम का नियम होता क्या है, मैंने आपको पीछे भी बताया था। कूलॉम का नियम होता है, कूलॉम ने दो आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का सूत्र दिया था, वो बल को इन्होंने दर्शाया था एफ से। ठीक है, एफ जो होता है वो होता है कि जो दो आवेश है उनका परिमाण का गुणनफल, यानी कि दो आवेश मान लीजिए Q1 और Q2 है, उनका गुणनफल, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग, यानी कि वर्ग होता है स्क्वायर, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये। ठीक है, एफ यानी Q1 Q2 के समानुपाती और r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो बराबर का चिन्ह होता है उसको हट, यानी कि समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है जिसको हम k से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने एक सूत्र दिया था। तो ये सूत्र को जब हम देखें यहाँ पे आंसर में हम देखते हैं कूलॉम का नियम क्या कहता है, क्वेश्चन हमारी ये है, और इसका राइट आंसर जब हम आंसर में देखते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के परिमाण दो आवेशों की मात्रा, यानी कि Q1 Q2 हो गया, के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती हो गया, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला ही हमारा जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। इसके अलावा आप पढ़ सकते हो बाकी जो आंसर है उनमें देखिए, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए आवेशों की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए आवेशों की मात्रा के साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 हमारा जो है राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो देखिए आज की हमारी जो वीडियो है, सेशन हमारा यहीं पर स्टार्ट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है।